हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ की वैकेंसी पर आई थी, उससे रिलेटेड जो है हम लोग वीडियो बना रहे थे, वीडियो देख रहे थे, तो उसी में आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट डीसी वोल्टेज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी प्रीफर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है डीसी वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए आपके पास किसको प्रीफर किया जाता है। तो इसमें जनरली हम लोग मूविंग कॉइल प्रीफर करते हैं। मूविंग कॉइल में आपके पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपके पास परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो केवल और केवल ओनली डीसी का मापन करता है, ओनली डीसी का मेजरमेंट करता है। उसी तरीके से आपके पास ईएमएमसी होता है, या इसी को डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास एसी और डीसी दोनों क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, लेकिन ईएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को जनरली हम लोग जो है वाट मीटर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है अमीटर बनाने के लिए और आपके पास वोल्टमीटर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इफ द 12 पोल अल्टरनेटर टू जनरेट ए 50 हर्ट्ज आउटपुट शुड बी रोटेटेड। तो यहाँ पर जो है पोल की संख्या आपको दे दी गई है, उसी तरीके से यहाँ पर 50 हर्ट्ज दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आरपीएम की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर होगा एनएस की जो वैल्यू है ये आपके पास 120 F/P आपके पास आरपीएम होता है। ये सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए फार्मूला होता है, बहुत पॉपुलर है इंडक्शन में और सिंक्रोनस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है, पोल की संख्या दी गई है। तो 120 इंटू आपके पास 50 डिवाइडेड बाय आपके पास पोल की संख्या दी गई है 12। तो इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा आपके पास 500 आरपीएम। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान पे रखिएगा, सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 500 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 500 आरपीएम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर फैरेड, द यूनिट ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, क्या बोला गया है, यदि कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो देखो, रिएक्टेंस किसको बोलेंगे, यदि रेजिस्टेंस के साथ में अगर इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस या दोनों जुड़ जाता है तो उसको हम लोग जो है रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है आपके पास रिएक्टेंस एक्सएल की जो वैल्यू होगी ये आपके पास जो है अगर इंडक्टेंस के लिए लिखा जाए तो ये ओमेगा एल होता है, और ये होता है आपके पास 2 पाई एफ एल होता है। उसी तरीके से अगर कैपेसिटेंस के केस में अगर लिखा जाए तो एक्स ऑफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपके पास 1 ओमेगा सी, और ये होता है 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, और दोनों के दोनों जो है आपके पास यूनिट किस में होंगे, आपके पास ओम में होंगे। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी में होता है, उसका रिएक्टेंस का यूनिट ओम में होगा। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड में होता है, उसके रिएक्टेंस का यूनिट भी आपके पास ओम में होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में एक्ससी के बारे में बात किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट इमिटिंग डायोड प्रोड्यूस लाइट व्हेन। देखो ये आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन है। लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसके बारे में बात किया गया है, एलईडी के बारे में बात किया गया है। और एलईडी का जो है आमतौर पर सिंबल कैसे रहेगा, ये इस तरीके से डायोड बना होगा, और इस डायोड से इस तरीके से प्रकाश किरणें बाहर निकलेगी, तो इसको हम लोग एलईडी बोलते हैं। ठीक है, और एलईडी के बारे में और ध्यान पे रखना, इसको हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है से नहीं बनाते, ध्यान रखना। इसमें हम लोग जो है गैलियम और आर्सेनिक और आपके पास फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अलग अलग कलर की आपके पास प्रकाश चाहिए, दृश्य प्रकाश चाहिए, तो गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग नहीं किया जाता। और तीसरा चीज याद रखना कि ये आपके पास जो है ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, मतलब जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तभी आपके पास प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड का फॉरवर्ड बायस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग सिंक्रोनस मोटर में क्यों करते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग का दो उपयोग करते हैं। एक तो आपके पास स्टार्टिंग पर्पस के लिए, अगर सिंक्रोनस मोटर को आपके पास जो है स्टार्ट करना हो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास जो है हंटिंग को दूर करने के लिए, ठीक है, हंटिंग को रिमूव करने के लिए, हंटिंग को दूर करने के लिए जो है डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हंटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है, मोटर को भी स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखिएगा, रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट एंड स्टार्ट मोटर। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डीसी मशीन इंटरपोल आर कनेक्टेड इन। डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग जो है कहाँ कनेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान पे रखिएगा, इंटरपोल किसको बोलेंगे, दो मेन पोल के बीच में नॉर्थ पोल और इस तरीके से साउथ पोल होता है, उन दोनों के बीच में इस तरीके से जो कनेक्टेड होता है उसको हम लोग इंटरपोल वाइंडिंग करते हैं। क्यों लगाते हैं ये आपके पास ध्यान रखना, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को दूर करने के लिए लगाते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से क्या होता है, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में स्पार्किंग जनरेट होती है।
ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को दूर करने के लिए या स्पार्किंग को दूर करने के लिए हम लोग इंटरपोल वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। कहां होता है? फिजिकली जो है दो मेन पोल के बीच में। लेकिन इसका वायरिंग कनेक्शन पूछा जाए तो ये हमेशा ध्यान पे रखिएगा, ये आर्मेचर वाइंडिंग के, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के या सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। तो यहां पर लिखा गया है सीरीज विद शंट फील्ड, सीरीज विद सीरीज फील्ड। तो ये सीरीज फील्ड के सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो इसका आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपके पास बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्रिकॉशन टेकन अस। मतलब ये बोला गया है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए हमको जो है क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी मीटर को सील कर देना चाहिए, ये भी एकदम सही है। एनर्जी मीटर के टर्मिनल को सील कर देना चाहिए, ये भी आपके पास सही है। टू प्रोवाइड सप्लाई फ्यूज आफ्टर द एनर्जी मीटर, सप्लाई फ्यूज प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी आपके पास सही है। तो इस तरीके से आपके पास सभी के सभी आपके पास ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलिका जेल इन द ब्रीदर ऑफ द ट्रांसफार्मर। सिलिका जेल का आपके पास कार्य क्या है? मैं आपको बताया था कि सिलिका जेल जो है जनरली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसफार्मर जिस समय ब्रीथिंग प्रोसेस होता है उसमें, मतलब सांस अंदर या बाहर लेता है, गर्म हवा को बाहर छोड़ता है और ठंडी हवा को अंदर लेता है, तो आपका ऑयल का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, इस वजह से सिलिका जेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उस एयर के मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट, तो यहां पर डस्ट तो नहीं आएगा। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर, देखो एंट्री ऑफ मॉइस्चर मतलब नमी को रोकने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है सिलिका जेल, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, किसी परमाणु में जो है, अणु में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपके पास क्या होता है? तो ध्यान रखना दोनों के दोनों आपके पास बराबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, यही आपके पास जो है एटॉमिक नंबर को जो है आपके पास शो करता है, एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को। उसी तरीके से यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, या बोल सकते हो प्रोटॉन की संख्या और प्लस अगर न्यूट्रॉन अगर कर दिया जाए तो ये आपके पास एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है, ठीक है, एटॉमिक मास को ध्यान पे रखिएगा ये दोनों चीज को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी या चालकता कैसे होती है? लाइज इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ये एकदम सही है। कुचालक और चालक के मध्य जो है अर्धचालक की कंडक्टिविटी होती है। थैंक यू।